Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 5th of October 2020, Monday. Inspiration of the day is study while others are sleeping, work while others are loafing, prepare while others are playing and dream while others are wishing. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. ExxonMobil ONGC to bid jointly for next OALP round. ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स हैं कंट्री में, रिच हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स इंक्लूडिंग कोल बेड मीथेन्स, ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, गैस हाइड्रेट्स, उन सब के जितने भी रिजर्व्स हैं उनको फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीज आउट कर रही है टू द private players so that they can actually go for exploration and extraction of all available oil and natural gases reserves in the country. क्योंकि कई जगह गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंडिंग, तो उन सारे रिजर्व ऑयल्स में गवर्नमेंट अब इन्वाइट कर रही है प्राइवेट प्लेयर्स को सो दैट दे कैन एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर sector and do a large amount of investment where government of India is lacking. तो अभी जो ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत जितने भी ऑक्शंस हो रहे हैं उसका अब छठा और सातवां राउंड अब होना है. 5 राउंड अभी तक हो चुके हैं, जो रिमेनिंग है उसमें 6 और 7 राउंड्स ऑफ OALP होना बाकी. और ऐसी न्यूज़ आ रही है कि 7th और 6th राउंड में अमेरिकन एनर्जी जायंट दैट इज ExxonMobil एंड ONGC में जॉइंटली बिड फॉर अपकमिंग ऑक्शन राउंड्स. जैसा कि हम सभी जानते हैं ExxonMobil अमेरिका की एनर्जी जायंट कंपनी और ONGC इंडिया की. तो अगर ये दो बड़ी कंपनी, दो डिफरेंट इकोनॉमी से दो बिग कंपनी, एक बिग कॉन्ग्लोमरेट्स ऐड हो रही हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो डेफिनेटली इट इंक्रीज द पॉजिटिव सेंटिमेंट्स अबाउट द रिजर्व ऑयल्स ऑफ इंडिया. अगर किसी अदर कंट्री की कंपनी हैंड ज्वाइन कर रही है इंडियन कंपनी से इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स इन इंडिया, इट सिंपली इंडिकेट दैट समवेयर ExxonMobil have highest expectation towards the reservoirs or reserves available in India. So the company are discussing the submission of expression of interest, जिसको हम EOI बोलते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. तो दोनों ही कंपनी ज्वाइंटली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करेंगी एज पर द एक्सपर्ट और द इंडिविजुअल अवेयर अबाउट द मैटर ऑन November 15. And this comes at a time when ONGC is expected to back 7 blocks under the 5th OALP round and 4 blocks are likely to go for Oil India. तो ONGC के पास ऑलरेडी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो लास्ट राउंड हुआ उसमें ONGC को अप्रॉक्सीमेटली 7 ब्लॉक्स असाइन हो जाएंगे हाइड्रोकार्बन रिजर्वॉयर्स के. तो ऑलरेडी जब ONGC के पास 7 ब्लॉक्स हैं, इसके बाद भी ONGC 6 और 7 राउंड में इन्वेस्ट कर रही है. देयर इज अ गोइंग to be huge development for India's hydrocarbon sector. If ONGC and ExxonMobil are able to zero in on the area of mutual interest, they will be submitting expression of interest for 6th and 7th round of OALP as per the government official. यहाँ पर एक फ्रेज यूज हुई दैट इज जीरो इन. जीरो इन का मतलब टू फोकस ऑन समथिंग. तो अगर ONGC और Exxon के जो भी म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं वो जीरो इन हो जाते हैं, दे विल एबल टू कोऑपरेट विद ईच अदर. तो विल सी कि दोनों ही कंपनी ज्वाइंटली आगे आने वाले ऑक्शन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकती हैं. ONGC and ExxonMobil had in October 2019 signed a memorandum of understanding. MOU साइन किया था अक्टूबर 2019 में ऑलरेडी in order to enhance their energy ties both in India as well as in US. और जो बेसिक एरिया एक्सप्लोरेशन के इसमें आए थे, इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में इंक्लूड किए गए थे, दैट इज एक्चुअली डीप वाटर ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. तो ईस्ट और वेस्ट कोस्ट इंडिया पे जो डीप वाटर है वहाँ पर जितने भी रिजर्वॉयर्स हैं ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के या शेल गैस के, उनके एक्सप्लोरेशन के लिए अक्टूबर 2019 में ऑलरेडी ONGC और Exxon ने MOU साइन
किया था, एंड दिस इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी एट इट इम्प्रूव द परसेप्शन ऑफ कंट्रीज सेडिमेंट्री बेसिस एज पर द फॉर्मर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC। अगर हम रिजर्वॉयर्स ऑफ फाइनेंशियल्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 41.87 बिलियन टन्स का एक्सपेक्टेड हाइड्रोकार्बन रिजर्व एस्टिमेट किया गया है इंडिया में एज ऑफ 2019 एंड 49% रिजर्व वो पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ा हुआ एस्टिमेट है। इट मीन्स वी कैन से 49% का राइज जो है वो एस्टिमेट किया गया इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस डेटा। और जाहिर सी बात है, अगर इतना ज़्यादा एस्टिमेशन है, 41.87 बिलियन टन का एस्टिमेशन है रिजर्वॉयर्स का, हाइड्रोकार्बन रिजर्वॉयर्स का, तो डेफिनेटली वहाँ पर एक्सप्लोरेशन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स, नई नई तरह की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने लाई होगी। तो अप्रॉक्सीमेटली 310 प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड 147 revenue sharing contracts has already been signed under Discover Field Pre-New Exploration Licensing Policies। नेल्प थी, नेल्प के बाद हेल्प आई, उसके अंदर ऑलरेडी इतने अमाउंट के प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट और रिवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन एक बेसिकली नया सोर्स ऑफ एनर्जी है, सब कह सकते हैं आफ्टर क्रूड ऑयल, उसको लेकर के इंडिया ने भी अपने कोस्ट में एक्सप्लोरेशन शुरू कर दिया। बेसिकली डीप वाटर एक्सट्रैक्शन को लेकर के, डीप वाटर में ज़्यादा इस तरह के हाइड्रोकार्बन रिजर्वॉयर्स पाए जाते हैं, तो उसको लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपने कोस्ट को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज़ ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी, OALP। तो बेसिकली ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या होती है? ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी ऐसी कंपनीज को ऑप्शन प्रोवाइड करती है जो बेसिकली हाइड्रोकार्बन के एक्सप्लोरेशन के एरिया में या सेक्टर में काम करती हैं, कि वो कंट्री से खुद के एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स को सेलेक्ट करें विदाउट वेटिंग फॉर द फॉर्मल बिड राउंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो जो एक्सप्लोरेशन साइट्स हैं उनको वो खुद एक्सप्लोर कर सकती हैं, सेलेक्ट कर सकती हैं। एंड अंडर दिस ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी, अ बिडर इंटेंडिंग टू एक्सप्लोर द हाइड्रोकार्बन्स लाइक ऑयल, गैसेस, कोल बेड मीथेन्स, गैस हाइड्रेट्स and may apply to the government seeking exploration of any new ब्लॉक दैट नॉट ऑलरेडी कवर्ड बाई एक्सप्लोरेशन। तो उन्हें कंपनीज को लगता है कि पर्टिकुलर ब्लॉक जो कि अनएक्सप्लोर्ड रह गया, अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स हो सकते हैं, तो कंपनीज उस पर्टिकुलर ब्लॉक को सेलेक्ट करके गवर्नमेंट से उस पर्टिकुलर ब्लॉक को लीजिंग पर ले सकती है, और उसके बेसिस पर गवर्नमेंट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो कंपनी ने सबमिट किया उसको एग्जामिन करेगी। एंड इफ द कॉन्ट्रैक्ट एट सूटेबल, प्रॉफिटेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली, देन गवर्नमेंट मे अप्रूव दैट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड मे ग्रांट द एक्सप्लोरेशन राइट टू द पर्टिकुलर कंपनी। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगी, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकती, गवर्नमेंट इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए कि पहले वो जाकर देखे उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर डीप वाटर में, कि क्या वहाँ पर सेडिमेंट्री जो हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं, क्योंकि एक्सप्लोरेशन में ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं फंडिंग लगती है। तो गवर्नमेंट ने इन्वाइट किया है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स को कि आप एक्सप्लोरेशन करिए, you bear the expenses of all exploration. If you find any suitable, or if you found any suitable location where hydrocarbon reserves are in appropriate amount, and if the company want to get the right, exclusive right for exploration of that site, government will provide। तो इससे क्या होगा, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो अपने फंड्स, अपने फाइनेंस को यूज़ करके खुद एक्सप्लोरेशन करेंगे, और इससे गवर्नमेंट का थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा कि गवर्नमेंट को साइट्स को आइडेंटिफाई करना है, पहले गवर्नमेंट एक्सप्लोर करे, फिर देखिए वहाँ पर कितने हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स हैं, फिर उनको क्लासीफाई करे, फिर उनकी बिडिंग करे, या उनके खुद एक्सप्लोरेशन पे, एक्सट्रैक्शन पे जाएँ, तो दैट विल बी द वेरी लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव पॉलिसी। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट इनवाइट करती है अंडर ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग
पॉलिसी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर खुद एक्सप्लोर करेगा हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स को, और अगर उसे लगता है कि उस पर्टिकुलर साइट पे, लोकेशन पे हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करना प्रॉफिटेबल रहेगा कंपनी के लिए, तो वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट को सेंड कर सकती है, और गवर्नमेंट आफ्टर एग्जामिनिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मे ग्रांट द एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लोरेशन राइट टू दैट पर्टिकुलर कंपनी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। गवर्नमेंट प्रपोजेस टू रिवाइज ऑप्शन 1, ऑपोजिशन स्टेट्स में टेबल थर्ड ऑप्शन। जीएसटी कॉम्पनसेशन को लेकर के, जैसा कि स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में बहुत लॉन्ग टाइम से डिस्प्यूट चल रहा है, अगर आप कह दो तो कोविड-19 के ड्यूरेशन में गवर्नमेंट का भी रिवेन्यू फॉल हुआ है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो शट डाउन रही, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शट डाउन थी, गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू ना डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ, ना ही इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में हुआ, जिसकी वजह से जीएसटी कॉम्पनसेशन, जो जीएसटी कलेक्शन था वो यूनियन गवर्नमेंट का भी फॉल करा और स्टेट गवर्नमेंट का भी। और एज पर द जीएसटी रेजीम देयर इज अ क्लॉज ऑफ कॉम्पनसेशन। अगर स्टेट्स को जीएसटी के तहत कोई भी रिवेन्यू कलेक्शन में कोई भी लॉस होता है, तो उस लॉस को गवर्नमेंट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट बेयर करेगी आगे आने वाले 5 सालों तक। ऐसा 2017 में जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था, तब ये क्लॉज था उस पर्टिकुलर रेजिम में। तो जब से जीएसटी चला आ रहा है, तब से यूनियन गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर अमाउंट का सेस लेवी करती है ऑन 28% ऑफ स्लैब। 28% बेसिकली जो लग्जरी सिन गुड्स, डिमेरिट गुड्स होते हैं, उन पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का सेस बोलते हैं, सरचार्ज को लेवी करती है गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट द लॉस बेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो अभी तक क्या हो रहा था, कोविड-19 के पहले जो सेस गवर्नमेंट लगाती थी, उसकी वजह से सेस का कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको कॉम्पनसेशन देने में कोई इशू नहीं होता था, क्योंकि जितना लॉस हो रहा था स्टेट्स को, उस लॉस के कंपैरिजन में जो सेस के थ्रू कलेक्शन हो रहा था वो बहुत ज़्यादा था। तो बोथ वर हैप्पी, स्टेट एज वेल एज यूनियन गवर्नमेंट वर हैप्पी ऑन इट। बट कोविड-19 के ड्यूरेशन में क्या हुआ, जीएसटी कलेक्शन फॉल किया, सेस फॉल किया, जिसकी वजह से सेंटर इज नॉट और यूनियन गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू कॉम्पनसेट टू द स्टेट्स। अब स्टेट्स जो हैं वो कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि पैसा ही नहीं है हमारे पास कॉम्पनसेशन देने के लिए। तो कुछ महीनों से ये डिस्प्यूट कंटिन्यूअस पैटर्न में चला आ रहा है, जिसमें बीच में यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को 2 ऑप्शन दिए थे कि जो 2.3 ट्रिलियन का लॉस हुआ है, उसका या तो आरबीआई से पूरी फंडिंग ले लें या 97,000 करोड़ की फंडिंग ले लें। उसमें कई सारे क्लॉज थे। 97 वाले में गवर्नमेंट ने ये कहा था, यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को ये ऑप्शन दिया था कि अगर आप 97,000 की फंड रेज करते हैं फ्रॉम आरबीआई, इन दैट केस यूनियन और द सेंट्रल गवर्नमेंट विल पे द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बट अगर 2.3 ट्रिलियन का ऑप्शन एक्सप्लोर करती हैं स्टेट्स गवर्नमेंट, तो उस केस में जो यूनियन गवर्नमेंट है वो केवल प्रिंसिपल अमाउंट पे करेगी, इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो स्टेट्स को बेयर करना पड़ेगा। 2 ऑप्शंस दिए थे यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स गवर्नमेंट को। तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो इन दोनों में से किसी ने एक ऑप्शन चूज कर लिया था, किसी ने दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया था। बट देयर आर सर्टेन स्टेट्स विच वर नॉट एक्चुअली एग्रीइंग ऑन बोथ ऑप्शंस। वो थर्ड ऑप्शन एक्सप्लोर करने की बात कर रहे थे, वो दोनों ही ऑप्शन में तैयार नहीं थे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो इंटरेस्ट फ्री बोरोइंग की लिमिट थी 97,000 करोड़ का, जो इंटरेस्ट फ्री जो बोरोइंग का ऑप्शन दिया था स्टेट्स गवर्नमेंट को, उसकी लिमिट बढ़ा दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको 1.1 ट्रिलियन कर दिया है कि वो अब स्टेट्स गवर्नमेंट जो हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो 1.1 ट्रिलियन तक का इंटरेस्ट फ्री लोन आरबीआई से ले सकते हैं। इंटरेस्ट फ्री स्टेट गवर्नमेंट के लिए, इसका जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो यूनियन गवर्नमेंट बेयर करेगी। पहले वो लिमिट 97,000 करोड़ की थी। On the request of few states, it has lowered the GST growth forecast to 7% from 10% estimated earlier. तो जो जीएसटी कलेक्शन की जो ग्रोथ फोरकास्ट थी उसको भी यूनियन गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है, जो कि कलेक्शन की जो फोरकास्ट थी वो 10% ग्रोथ के हिसाब से यूनियन गवर्नमेंट कलेक्शन का एंटिसिपेशन करती थी। तो स्टेट्स गवर्नमेंट ने कहा कि जिस तरह से इकोनॉमी रिकवर कर रही है, जिस तरह से कोविड-19 इंड्यूस पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमी को इम्पैक्ट हुआ है,
10% का ग्रोथ जीएसटी कलेक्शन में नहीं होगा. So, on the request of few states, Union government has lowered the GST growth forecast to 7%. However, unimpressed, the key opposition ruled states are likely to reject both borrowing options proposed by center. और ऐसा कहा जा रहा है, all opposition ruled state may come up with a third alternative based on two non-negotiable प्रिंसिपल्स. तो जो ऐसे कांग्रेस रूल्ड या अपोजिशन पार्टी रूल्ड स्टेट हैं वो गवर्नमेंट के किसी भी ऑप्शन को नहीं मानेंगे और दे मे कम अप विद अ थर्ड ऑल्टरनेटिव इन ऑर्डर टू compensate for their GST loss. So deepening the divide, the state ruled by Bharatiya Janata Party and its allies on the other hand may press for expediting the borrowing process for states that having picked either of two options. तो जो अभी आने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है तो उसमें टशल देखने को मिल सकता है. जो बीजेपी रूल स्टेट है वो उन दोनों ही ऑप्शन से पिक कर लेंगे, बट जो एंड अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं दे आर नॉट एक्चुअली एग्रीइंग ऑन एनी ऑफ द टू ऑप्शन. सो दे आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग द थर्ड ऑल्टरनेटिव options. Meanwhile, the center is likely to propose extending the compensation cess period by another 2 years beyond June 2022. तो जो सेस लग रहा था 28% जो स्लैब है उस पर ऐसा एंटिसिपेशन किया जा रहा है कि सेंटर उस पर्टिकुलर सेस के पीरियड को जून 2022 तक और बढ़ा देगी इन ऑर्डर टू कलेक्ट द फंड, इन ऑर्डर टू कलेक्ट द रेवेन्यू especially for compensating states. And this is the trend of GST cess collection since April. तो ब्लू बार है दैट इज द डेटा ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एंड द ब्लैक बार इंडिकेट द फाइनेंशियल डेटा फॉर 2021. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का सेस कलेक्शन का डेटा दिया हुआ है और हम इजीली देख सकते हैं कि अप्रैल के मंथ में जो कॉम्पनसेशन रहा, जो सेस कलेक्शन रहा है दैट वाज एक्चुअली वे बिलो लोअर देन द प्रीवियस ईयर. तो सिंस अप्रैल to September, the compensation cess collection is down to 22.3% in comparison to the same period of previous year. और इसी compensation cess के डाउन होने की वजह से जो स्टेट्स और यूनियन गवर्नमेंट है उनके बीच में ये टसल हो रहा है, क्योंकि अब यूनियन गवर्नमेंट के पास कलेक्शन नहीं है, रेवेन्यू है ही नहीं कि वो स्टेट को कॉम्पनसेट कर पाए, क्योंकि बेसिकली सेस से ही कॉम्पनसेशन करती थी यूनियन गवर्नमेंट. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 5, साइन ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी फ्रेजाइल एक्सपर्ट्स. अगर आपको याद हो तो अपने पिछले हफ्ते में इकोनॉमिक रिकवरी के कुछ साइंस को लेकर के डिस्कशन किया था, जिसमें हमने एक दिन पहले डिस्कस किया था कि जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है कोर्स इंडस्ट्रीज का वो डाउन हो रहा है. नेक्स्ट डे न्यूज़ आई थी कि जीएसटी कलेक्शन हैज़ बीन पिक्ड अप. तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं इस समय इंडियन इकोनॉमी में जो कि मिक्स्ड अप्रोच में रिएक्ट कर रहे हैं. मिक्स्ड मीन्स कुछ इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर कर रहे हैं, कुछ इंडिकेटर्स जो है वो नेगेटिव ग्रोथ रजिस्टर कर रहे हैं. तो कुछ एक्सपर्ट ये हैं, उनका ये कहना है कि जो इकोनॉमिक रिवाइवल के साइन दिख रहे हैं, जो रीसेंट डेटा रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक रिकवरी या रिवाइवल के साइन दिख रहे हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जीएसटी कलेक्शन, ऑल दोज डेटा आर एक्चुअली फ्रेजाइल एंड मे नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. हो सकता है कि ये सिर्फ इसी बार देखने को मिल रहा है, अगले बार जो कलेक्शन हो उसमें फॉल देखने को मिले. फ्रेजाइल डेटा है, ऐसा नहीं कि इकोनॉमी एक्चुअली में रिकवर कर रही है. ये जो ट्रेंड आया है कलेक्शन में, जीएसटी कलेक्शन में, इट कुड बी रिवर्ड एज वेल. So much of the recent data has raised hope for economic revival, but deeper analysis shows that there is a long way to go for economy to get back to the health. तो अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हों, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हों या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हों, जैसे कि जीएसटी कलेक्शन हो गया, एक्सपोर्ट राइज हो गया, फर्टिलाइजर सेल्स हो गया, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, peak power consumption growth, car sale, all these indicators are actually reflecting or pointing out towards the economic recovery. But experts are very cautious and they are saying that there is the need for deeper analysis because all these indicators are very fragile or for short term purpose.
they will rebound or they will revert back to their negative trend after some time. There are some segment that shows that recovery is still nascent. For instance, non-oil, non-gold imports were down by 13% in the month of September, though that more than half from around 30% in the previous month. और जैसा कि हमने देखा जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उनका भी आउटपुट गिर रहा है. तो अगर इंडिया का इंपोर्ट गिर रहा है तो डेफिनेटली दैट इज़ अ वेरी क्रूशल इंडिकेशन फॉर इकोनॉमिक रिसेशन. क्यों? क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो बेसिक इंपोर्ट अगर हम देखें, क्रूड ऑयल को अगर हम निकाल दें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखें तो इंडिया बेसिकली रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट गुड्स का ज़्यादा इंपोर्ट करता है और उसके बाद फिनिश्ड गुड का एक्सपोर्ट करता है. तो अगर इंडिया में इंपोर्ट गिर रहा है, स्पेशली इंटरमीडिएट और रॉ मटेरियल्स का इंपोर्ट डाउन हो रहा है, तो दैट क्लियरली इंडिकेट दैट इन इंडिया देयर इज़ अ वेरी लेस डिमांड फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट. फिनिश्ड प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, इसीलिए हम रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स को है इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो चाइना से हो, चाहे वो किसी अदर कंट्री जापान से हो, जहाँ पर बेसिकली हम जहाँ से हम बेसिकली पार्ट एंड पार्सल्स ऑटोमोबाइल के इंपोर्ट करते हैं. चाइना से हम API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इस तरह के बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं जो कि कंट्री इंडिया इंपोर्ट करती है इन ऑर्डर टू असेंबल और मैन्युफैक्चर द फिनिश्ड गुड. तो अगर इंडिया का इंपोर्ट डाउन हो रहा जो कि हुआ है नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड सेगमेंट में 13% से इन द मंथ ऑफ September, दैट इज क्लियरली इंडिकेटिंग द डिसमिसल और सब लेवल डिमांड इन द इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज इन द ग्लोबल इकोनॉमी. तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अभी भी जो GST कलेक्शन, तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर के अभी किसी भी तरह का प्रोडिक्शन करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि ऐसे इंडिकेटर्स भी हैं जो कि निगेटिव ट्रेंड रजिस्टर कर रहे हैं. जैसा कि कल उस दिन भी हमने पिछले लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था, जो हमारा कोर सेक्टर है, कोर इंडस्ट्रियल आउटपुट है, वो भी -8.5% से डिक्रीज किया है इन कंपैरिजन टू द मंथ ऑफ जुलाई. क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो फॉल कर रहा है, रिटेल क्रेडिट ग्रोथ रेट फॉल कर रहा है, नॉन गोल्ड एंड नॉन ऑयल इंपोर्ट जो है उसने भी फॉल रजिस्टर किया है. तो देयर आर अभी माइल्स टू गो in order to actually achieve the good economic health as per the expert. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 given on page number 6. Center to frame scheme to waive moratorium interest. So finally, Union government and RBI is going to formulate a scheme to waive compound interest for small borrowers during the 6-month moratorium period as it was disputed, and which may cost approximately 5,000 to 7,000 crore to गवर्नमेंट. तो फाइनली RBI और गवर्नमेंट ने एक मोराटोरियम इंटरेस्ट को वेवर को लेकर के पॉलिसी फ्रेम कर दी है एज पर द डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन किया था गवर्नमेंट और RBI को कि आप ऐसी पॉलिसी लेकर के आइए जिसके तहत जो कंपाउंड इंटरेस्ट आप लगा रहे हैं स्मॉल बोरोवर्स पर ड्यूरिंग द 6 month ऑफ मोराटोरियम पीरियड, जो कि RBI ने अनाउंस किया था कोविड-19 सिचुएशन में, कि जितने भी बैंक्स हैं वो 3 महीने का, फिर उसको बढ़ा करके 3 महीने और बढ़ा दिया था, का एक्सटेंशन दिया था ऐसे छोटे छोटे बोरोवर्स को जिनका बिजनेस इम्पैक्ट हुआ था कोविड-19 की वजह से और वो इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे थे अपने लोन की. तो उस लोन की रीपेमेंट की इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट को लेकर के RBI ने या कमर्शियल बैंक्स ने स्मॉल बोरोवर्स को मोराटोरियम पीरियड दिया था कि आप 6 महीने बाद जो इंस्टॉलमेंट्स है वो पे कर सकते हैं. वी विल नॉट कैटेगराइज, वी विल नॉट क्लासीफाई योर अकाउंट, योर लोन अकाउंट इनटू NPA. तो उसी पर्टिकुलर 6 month के ड्यूरेशन में हुआ क्या था, जो इंटरेस्ट लगता है बोरोवर्स पर, जो भी बोरोइंग्स आपने ली हैं, तभी भी आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो कुछ प्रिंसिपल और उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं. तो जितने भी कमर्शियल बैंक से जो इंटरेस्ट अनपेड रह गया था, उस अनपेड इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगाया था उस 6 month के ड्यूरेशन पे. इसको हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. जो इंटरेस्ट था उस पर भी इंटरेस्ट लगाया गया था उस पर्टिकुलर 6 month के ड्यूरेशन में, जिसको लेकर के बोरोवर सुप्रीम कोर्ट गए थे. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था इट इज़ हाईली अनजस्टिस और अनजस्ट कि इस कोविड-19 के ड्यूरेशन में जहाँ RBI और गवर्नमेंट को स्मॉल बोरोवर्स को सपोर्ट करना चाहिए, दे आर लेविंग कंपाउंड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मीन्स penalizing
us during COVID-19 situation, जब हमारा business already suffer कर रहा है and we are not able to pay the installment or the principal amount, and how we will able to pay interest on interest. तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने RBI और गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए थे कि आप जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हैं दैट शुड नॉट बी डन. ऐसी कोई पॉलिसी लेकर के आए जिसमें कुछ ऐसे बोरोवर्स जो कि जिनको आपने मोराटोरियम एक्सटेंशन दिया था उस पर्टिकुलर 6 मंथ के ड्यूरेशन में उनका इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेव करिए या वेव ऑफ कर दीजिए. तो फाइनली हालांकि गवर्नमेंट ने आरबीआई ने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए थे इसके अगेंस्ट, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को कंटिन्यू रखा और यूनियन गवर्नमेंट और आरबीआई को डायरेक्शंस दिए कि आप पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर आइए इन ऑर्डर टू वेव ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर स्मॉल बोरोवर्स. तो 2 हफ्ते का टाइम दिया था. एज पर द सीनियर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल, government would frame a cabinet note for such scheme after getting go ahead from Supreme Court, which is scheduled to hear on ongoing case related to interest waiver on moratorium loans on Monday. तो जो भी पॉलिसी फ्रेम करिए अगर सुप्रीम कोर्ट उसको ओके करती है तो जो स्मॉल बोरोवर्स हैं उनको फ़िलहाल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो लग रहा था उनके लोन पर, उनकी इंस्टॉलमेंट पर, उससे उन्हें वेव ऑफ कर दिया जाएगा. और इससे एक्चुअली जो गवर्नमेंट को आरबीआई को कॉस्ट आएगी वो 5,000 से 7,000 करोड़ की आएगी. और आरबीआई का अपना कहना है कि इतनी ह्यूज अमाउंट कमर्शियल बैंक्स ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं एनपीए से, उस ड्यूरेशन पे इनमें 5 से 7,000 करोड़ का एडिशनल बर्डन डालने से जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी फाइनेंशियल हेल्थ और ख़राब होगी. फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को रिटेन किया है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट को वेव ऑफ करिए. तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने गो अहेड दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया इस पर्टिकुलर फ्रेम को, द गवर्नमेंट विल देन मूव अ मनी बिल इन द पार्लियामेंट विंटर सेशन टू ड्रॉ एडिशनल सम ऑफ फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एडिशनल सम निकाला जाएगा इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द वेवर टू ऑल स्मॉल बोरोवर्स फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट. और फाइनल स्टेज में आरबीआई गवर्नमेंट मिल करके जो लेंडर्स हैं, जिन बोरोवर्स हैं, उनकी लिस्ट बनाएगी. कितने लेंडर स्टेट ओन्ड हैं, कितने प्राइवेट लेंडर्स हैं, कितने एनबीएफसीज हैं, उनकी लिस्ट बनेगी. किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के किन किन बोरोवर्स को कंपाउंड इंटरेस्ट में वेव ऑफ किया जाएगा, उनकी पूरी लिस्ट बनाई जाएगी. And for that, RBI or government may ask each lender to submit the details of compound interest due during this moratorium period. So finally, जो small borrowers हैं उनको अब थोड़ा सा relax मिलने जा रहा है with this wave of policy. अब देख लेते हैं some other news clips. Firms can now convert permanent job into fixed term contract. The center has done away with the safeguard provisions that deterred the employers from converting permanent jobs into fixed term contract as a part of new labor code और new labor law notified last week. तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 जो अभी पास हुआ है रिसेंटली, उसको सितंबर 29 में नोटिफाई कर दिया गया. एंड एज पर दिस पर्टिकुलर न्यू कोड, नाउ द एम्प्लॉयर हैज़ द राइट टू कन्वर्ट देयर परमानेंट जॉब्स. जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके यहाँ उनकी जॉब को और आराम से फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सकती हैं कंपनीज विदाउट सीकिंग द गवर्नमेंट अप्रूवल. So this new code has allowed firm to hire contract workers directly through fixed term contract known as fixed term employment. Earlier, firms has to take through contractor to hire the contract worker. Now firms can directly take the contract workers. On the other hand, if the firms want, or firms means employers want, they can easily convert the permanent jobs into फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट. तो हम जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ऑल दीज जो लॉज, जो लेबर कोड्स नए आए हैं, दे आर एक्चुअली प्रो इंडस्ट्री को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि इंडस्ट्री पर जो पहले सोशल सिक्योरिटी या लेबर लॉज को लेकर के जो बर्डन होता था, उनकी कॉम्प्लायंस को लेकर जो बर्डन होता था, उसको रिड्यूस किया जा सके और इंडिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव किया जा सके. और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 आया है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट फ़िलहाल के लिए इस पर्टिकुलर बिल को पास कर चुकी है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. 24/7 अटल टनल, सीमंस हैज़ इट्स टास्क कट आउट. रिसेंटली Prime Minister Narendra Modi has actually inaugurated 9,000
मीटर लॉन्ग अटल टनल को इनॉग्रेट किया है। And as per the expert, it is not only the longest facility at such an altitude, but it is also an technological marvel. तो 9 किलोमीटर लंबी जो टनल अभी रिसेंटली इनॉग्रेट की है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, रिसेंटली कब, सैटरडे को इनॉग्रेट करी है। कहाँ पर है? रोहतांग में, जिसमें सीमेंस कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इस पर्टिकुलर टनल को ऐसा बोला जा रहा है कि इतने हाई एल्टीट्यूड पर इस पर इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस टनल बनाना, इट वाज अ मार्वल। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंपनी सीमेंस ने, बहुत सारे प्लेयर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बट द टेक जियांट सीमेंस हैड अ बिग रोल टू play. The responsibility to keep the horseshoe-shaped single-tube double-lane tunnel with a roadway of 8 meters running throughout the year also lies with Siemens. तो Siemens से जो टेक्नोलॉजी रही है फर्म की, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करी है, स्पेशली इलेक्ट्रिफिकेशन, डिजिटाइजेशन सॉल्यूशंस फॉर लोकल एंड रिमोट मॉनिटरिंग, कनेक्टिविटी, लाइटनिंग, वेंटिलेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, फायर सेफ्टी सिस्टम, इस सब को भी लेकर इसमें स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हुआ है, जिसमें सीमेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है, तो इसके अपकमिंग एग्जाम्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूट करता है इस पर्टिकुलर अटल टनल के का टॉपिक। तो इससे कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप इसके बारे में डिटेल में देख लेंगे। द साउथ पोर्टल ऑफ अटल टनल इज लोकेटेड 25 किलोमीटर फ्रॉम मनाली एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 3060 मीटर, while the north portal is near the village Teling Sisu in the valley at the altitude of 3071 मीटर। तो 9 किलोमीटर की लंबी टनल है ये, 2 वे है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम दिया गया है। सीमेंस ने इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए हैं। हॉर्स शेप की ये सिंगल ट्यूब डबल लेन टनल है। And this particular tunnel will cut the travel time between Manali and Leh by 4 to 5 hours और distance over 45 किलोमीटर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। पेटीएम्स ऐप स्टोर मेक्स डेब्यू। तो पेटीएम हैज टेकन द चैलेंज टू गूगल प्ले स्टोर बाय लॉन्चिंग इट्स एंड्रॉइड मिनी ऐप स्टोर थ्रू विच इट सीक्स टू हेल्प द डेवलपर टेक देयर एप्लीकेशन टू द मासेस। तो जैसा कि हम सभी जानते थे, अभी बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर ऐप स्टोर अवेलेबल होता था हम लोगों के पास, वो सिर्फ गूगल का होता था। और गूगल पे बहुत ज़्यादा एलिगेशंस भी लगते थे डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, पार्शियलिटी को लेकर के, कि गूगल जिसको चाहता है उसको अपने प्ले स्टोर से रिमूव कर देता है, जिसको चाहता है उसको उसकी रैंकिंग चेंज कर देता है, रेटिंग चेंज कर देता है। तो अब पेटीएम इज नाउ गोइंग टू लॉन्च देयर ओन प्ले स्टोर। तो गूगल को कॉम्पीट करने के लिए पेटीएम भी अपना प्ले स्टोर लॉन्च करने जा रहा है। एंड पेटीएम ऑफरिंग लिस्टिंग एंड डिस्ट्रप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनी एप्स विदाउट एनी चार्ज। तो जो मिनी एप्स हैं उनको विदाउट एनी चार्ज लिस्टिंग और उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा पेटीएम अपने ऐप स्टोर पर, जिसके लिए गूगल कुछ पर्टिकुलर फीस चार्ज करता है। तो बेसिकली मिनी एप्स क्या होते हैं? मिनी एप्स आर कस्टम बिल्ड वेबसाइट्स दैट डू नॉट रिक्वायर अ डाउनलोड एंड हेल्प्स टू सेव द डेटा एंड मेमोरी। तो जितने भी मिनी ऐप्स हैं उनको आप ये कह सकते हैं कि विदाउट एनी चार्ज पेटीएम अपने ऐप स्टोर पर प्लेस प्रोवाइड करेगा, जिसके लिए गूगल ऑलरेडी चार्ज करता है। More than 300 application-based service providers like Ola, Rapido, 1MG, Domino's have already joined this particular Paytm App Store. और बेसिकली आप ये कह सकते हैं ये जो डिसीजन लिया है पेटीएम ने अपना ऐप स्टोर डाउनलोड करने का, ये क्यों लिया है? अगर आपको याद हो तो रिसेंटली हमने भी डिस्कस किया था कि गूगल ने पेटीएम के एक पर्टिकुलर गेमिंग ऐप को रिमूव कर दिया था अपने प्ले स्टोर से by claiming that it is against the Google policy and it is violating the gambling policy of Google, और जिसको लेकर के पेटीएम के उस पर्टिकुलर गेमिंग ऐप को रिमूव कर दिया था। और पेटीएम ने बहुत क्रिटिसाइज भी किया था गूगल को फॉर दिस रिवोकेशन। और रिसेंटली गूगल ने अपनी कुछ बिलिंग पॉलिसीज में भी चेंज किया था। इफ़ यू रिमेंबर, गूगल फॉलोड अप द सेइंग दैट एप्स दैट सेल देयर डिजिटल गुड्स विद इन द प्ले स्टोर ऑफ गूगल नाउ हैव टू यूज द गूगल बिलिंग सिस्टम। तो ये सारे टशल के बाद पेटीएम हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च देयर ओन एप्लीकेशन स्टोर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। क्लिक्स प्लान्स टू रेज
2,500 crore through NCD. Clicks Capital, which is in discussion with LVB Group for the possible merger, is now planning to raise fund up to rupees 2,500 through debentures. NCD stands for नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर. सो अब जो क्लिक्स कैपिटल है, जो लक्ष्मी विलास ग्रुप को एक्वायर करने वाला था या उसे मर्ज करने वाला था, अब उसके लिए वो अप्रॉक्सीमेटली 2,500 करोड़ का फंड रेज करने वाला है थ्रू डिबेंचर्स. तो आज का आपको होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर. व्हाई नॉट शेयर, व्हाई डिबेंचर्स ओनली, व्हाई क्लिक्स कैपिटल इज यूजिंग एनसीडी. तो डिबेंचर्स और शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है, आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे. फिलहाल के लिए न्यूज़ इतनी है. क्लिक्स कैपिटल 2,500 करोड़ का एनसीडी इशू करने वाला है इन ऑर्डर टू रेज द फंड सो दैट इट कैन एक्वायर द एलवीबी ग्रुप. और फॉर दैट एक्विजिशन क्लिक्स कैपिटल अथॉरिटीज़ के पास भी गया था in order to get some relaxation on directors indemnity and other regulatory bottleneck. तो फाइनली देखते हैं क्लिक्स कैपिटल क्या एक्वायर कर पाता है एलवीबी ग्रुप्स को, क्या रेगुलेटरी अथॉरिटी से वो रिलैक्सेशन मिलता है फॉर डायरेक्टर्स इंडेमनिटी और अदर शॉर्ट ऑफ इश्यूज, जो रिलैक्सेशन जो एक्चुअली क्लिक्स कैपिटल मांग रहा है फॉर एक्वायरिंग द एलवीबी ग्रुप. आज की न्यूज़ ऑफ द डे, सेंटर टू फ्रेम स्कीम टू वेव मोरेटोरियम interest. Vocabulary of the day, zero in, to aim or direct one's line of vision at something. These are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also join me on Twitter, ResearchGate and on Facebook. That's all for today, student. If you have any query and suggestion, write down comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.